डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट की विद्युत धारा क्या होता है, कैसे इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का प्रवाह विद रिस्पेक्ट टू टाइम। WRT स्टैंड्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू, के साथ, समय के साथ आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। सबसे पहली बात याद रखना, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि है और जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उन्हें हम और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, किसी दूसरे टर्म से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कैसे? जैसे क्वेश्चन बनाते, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा पावर, इलेक्ट्रिक पावर, तीसरा दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चौथा दे रखा ऑल द अबव, और पांचवा दे रखा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जैसे ही हम जान गए हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसे किसी दूसरी टर्म की सहायता से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आंसर होगा नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी अदर क्वांटिटी। हाँ, रिलेट कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक करंट जिसका सिंबल होता है कैपिटल I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। I इज इक्वल टू Q बाई टी। I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब यहां से देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या रहेगी? तो यूनिट हो जाएगी अपने पास एम्पियर। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखिए, स्केलर है, वेक्टर है, ये दो चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन एक तीसरी क्वांटिटी आती है टेंसर। स्केलर और वेक्टर दोनों से बढ़ के या दोनों का कॉम्बिनेशन के बावजूद भी और सारी चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं, टेंसर। तो अगर ऑप्शन में दे रखा है टेंसर क्वांटिटी, तो हाँ, इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर क्वांटिटी। लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है तो फिर किसके लिए जाएंगे? फिर हम जाएंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है और क्यों है? ओबे एल्जेब्रिक एडिशन। ओबे एल्जेब्रिक एडिशन बीजगणितीय योग को फॉलो करती है। जैसे चार्ज फॉलो कर रहा था, ये भी फॉलो करता है। उसके बाद यहां से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम और जानना चाहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स क्या क्या है? तो टाइप्स में अपने पास दो हैं। सबसे पहले थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया, उसका क्रेज था बहुत ज्यादा। डिटेल में वो इन चीजों को बता रहा था। एडिसन किसके बारे में बता रहा था? एडिसन बता रहा था डायरेक्ट करंट के बारे में। वो कह रहा था कि डायरेक्ट करंट के अलावा तो कोई करंट पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन उसके बाद एक सबसे विजनरी, सबसे बड़ा जो विजन मुझे दिखाई दे रहा है फिजिक्स में, वो किसका था? निकोलस टेस्ला। टेस्ला किसको लेके आया है? अल्टरनेटिंग करंट को। अल्टरनेटिंग करंट को। और देखो, टेस्ला का अजम्पशन ये भी था कि इन फ्यूचर हम वायरलेस करंट यूज कर पाएंगे। जैसे आजकल मोबाइल चार्जर आते हैं ना, वायरलेस चार्जर, इसी तरीके से हम जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है, वायरलेस सप्लाई यूज कर सकते हैं। आज तक हम यहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इन फ्यूचर बहुत जल्दी ये चीज हम अचीव कर लेंगे।
तो ये था अपने पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन क्या रहेगा अपने पास, यूनिट क्या होगा अपने पास, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी है और क्यों है, उसके बाद टाइप्स ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ये डीसी और ये एसी। हिंदी में इसे नाम दिया जाता है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, और इसे प्रत्यवर्ती धारा, प्रत्यवर्ती धारा। तो ये क्वेश्चन इसमें देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते क्या आएगा अपने पास। नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास आ रहा है, एक तरफ अल्टरनेटिंग करंट और एक तरफ है मेरे पास डायरेक्ट करंट। एक तरफ अल्टरनेटिंग करंट, एक तरफ डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यवर्ती धारा, ये क्या रहता है, टाइम वेरिंग करंट, टाइम वेरिंग करंट, समय के साथ चेंज होता है। अब करंट के अंदर हम देखते हैं डायरेक्शन का बड़ा रोल है, लेकिन फिर भी अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करने के कारण इसे हम स्केलर क्वांटिटी मान के चलते हैं। यहां से देखो, इधर टाइम टी, इधर इंटेंसिटी ऑफ करंट है, सिर्फ हम करंट लिख सकते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसकी खासियत क्या है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू ऑफ करंट चेंज विद टाइम, समय के साथ इसका मान और इसकी दिशा दोनों बदलते रहते हैं। करंट चेंज विद टाइम। लेकिन अगर डायरेक्ट करंट की मैं बात करूं तो यह इंटेंसिटी ऑफ करंट, और ये अपने पास ग्राफ है, इधर टाइम टी है, एकदम से सीधी लाइन। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट है। तो डायरेक्ट करंट कांस्टेंट करंट है, ये टाइम वेरिंग करंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ये साइकिल कंप्लीट होती है, तो इसी तरीके से जो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड बनता है, इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी इंडिया के अंदर कितनी यूज होती है एसी की, इंडिया के अंदर रहता है 50 हर्ट्ज along with the combination of 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूं यूएसए यूके की, तो वहां पे हम 60 हर्ट्ज प्लस साथ में कंबाइन क्या करेंगे हम 110 वोल्ट। ये अपने पास रहता है अल्टरनेटिंग करंट, ये रहता है डायरेक्ट करंट। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो इसमें तो कोई साइकिल ही नहीं बन रहा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज। टाइम पीरियड अगर निकालना चाहो तो क्या रहता है 1/50 यानी कि 0.02 सेकंड, जो एक साइकिल का जो टाइम रहता है 0.02 सेकंड। अब इसके बाद हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट को हम जनरली यूज करते हैं और सबसे अच्छा यूज करते हैं फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ करंट, फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ करंट, फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ करंट हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं। और डायरेक्ट करंट का यूज हम कहां करते हैं, डायरेक्ट करंट का हम यूज करेंगे, डायरेक्ट करंट का हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन के लिए। गैल्वेनाइजेशन किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पार्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पार्ट है। गैल्वेनाइजेशन में क्या फिक्स है कि ये किन के बीच होगा, जैसे आयरन के ऊपर हमने इस तरीके से लेयर चढ़ा दी, किसकी, जिंक की, जेड जिंक, या फिर कॉपर के ऊपर हम जिंक का लेयर चढ़ा दें,
तो ये प्रोसेस कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में कॉमन क्या है? जिंक। और इसके अंदर यूज कौन सा होगा? डायरेक्ट करंट। क्यों? क्योंकि अगर हमने अल्टरनेटिंग करंट यूज किया तो जैसे ये आयरन मान के चलो, अब अल्टरनेटिंग करंट की इंटेंसिटी चेंज होती रहती है, तो ये इस तरीके से, कहीं ये ज्यादा कहीं ये कम, तो इस तरीके से प्लेटिंग होगी जिसका कोई फायदा नहीं है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, इनके यूज। उसके अलावा आप देखते हो केमिकल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये कौन शो करेगा? आंसर होगा डायरेक्ट करंट शो करेगा। हीटिंग इफेक्ट वो डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों शो करेंगे। चलिए आप इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है। और इस चार्ज को कौन फ्लो करवा रहा है? किसकी वजह से चार्ज फ्लो कर रहा है? तो देखिए, मटेरियल, और इधर है अपने पास चार्ज कैरियर। आवेश संवाहक या प्रवाहक आप इसे नाम दे सकते हैं। सबसे पहले आते हैं मेरे पास कंडक्टर, सुचालक। इनमें कौन फ्लो करवाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे पे आता है मेरे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, इनके अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। थर्ड आता है मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटक। ये सुचालक, ये अर्धचालक और ये विद्युत अपघटक। ये फ्री आयंस के अंदर टूट जाता है और फ्री आयंस की वजह से इसके अंदर से करंट फ्लो करता है। तो ये थी अपनी मेटल और चार्ज कैरियर। इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं मैं। सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि क्या वजह है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी के केस में इंसुलेटर है, वही ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी के केस में कंडक्टर कहलाता है। तो इसके पीछे की रीजन को एक बार जान लेता हूं मैं। ग्रेफाइट, डायमंड। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है, इस तरीके से हेक्सागोनल चेन, 6 कार्बन की चेन रहती है। वही डायमंड के अंदर क्या रहता है? 4 का पेयर। और कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट, यानी कि वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड बना सकता है, संयोजकता 4 है। इसमें आप देखिए, अब ये किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ेगा तो टोटल कितने बॉन्ड बना लिए इसने? 1, 2 और 3। इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डायमंड क्या हो गया? इंसुलेटर, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। या तो क्या, हर कार्बन के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहां नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इस वजह से डायमंड क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था अपना अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, उसके बाद चार्ज कैरियर। उसके बाद आपने ये जाना कि क्या वजह है कि डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस है। साथ में एक चीज और जानते हैं हम
डिस्टिल्ड वाटर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्योंकि हम जानते देखिए जैसे सी सॉल्यूशन है, सी वाटर है, वो आयंस के अंदर टूट जाता है, फ्री आयंस के अंदर। फ्री आयंस में क्या क्या रहता है? पॉजिटिव आयन यानी कि कटायन, और नेगेटिव आयन यानी कि अनायन। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कटायन और अनायन के अंदर ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसलिए इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस यहां से हमने देखा कि ये चार्ज कैरियर कैसे इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं मान के चलो अपने पास एक वायर है। इस वायर के अंदर हम देखते हैं कि एक तरफ तो जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लेता हूं करंट फ्लो कर रहा है इधर आई। तो ये जो करंट की डायरेक्शन ली गई है, ये ली गई है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, और इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। इसलिए बोलते हैं कि नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। नेट चार्ज फ्लो थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि इधर से नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, दोनों बराबर रहते हैं। पहले यह माना जाता था कि करंट सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्लो करता है, इसलिए डायरेक्शन पॉजिटिव वाली ली जाती है। अब टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच करंट फ्लो के लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरीके से सर्किट में हम बैटरी लगाते हैं। जिम्मेदार है कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल का अंतर। तो यहां से देखिए आप क्या क्या टर्म है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज, होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज वर्क डन to move a charge, work done to move a charge from infinite to a particular point. अनंत से किसी आवेश को, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया जाता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंबल रहता है V इज इक्वल टू W चार्ज Q। इनफाइनाइट से पॉइंट A तक लाने के लिए, चार्ज को इनफाइनाइट से A तक लाने के लिए, और इसे आप लिखना चाहते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? चार्ज Q। ये था अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी यूनिट आप देखोगे तो क्या हो गई अपने पास? जूल पर कूलम और वोल्ट। इसकी दो यूनिट यहां से बन रही, जूल पर कूलम और वोल्ट, ये यूनिट बन रही यहां से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, बस इतना से यहां से जाने। अब इसी तरीके का एक टर्म और आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या है? डिफरेंस इन वर्क डन, difference in work done to move a charge from infinite to two different points.
इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट से ये जो चार्ज क्यू था यहां से यहां लाने के लिए हमने क्या किया, डब्ल्यू इनफाइनाइट ए, और यहां से यहां लाने के लिए हमें इनफाइनाइट से यहां तक लाने के लिए जो वर्क किया वो डब्ल्यू इनफाइनाइट बी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, कितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इनका जो डिफरेंस रहेगा वो क्या बताएगा हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, माइनस ये टर्म आ गया, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और टू फ्लो द करंट, टू फ्लो द करंट VA should not be equal to VB। दोनों सिरों का पोटेंशियल बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इनके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करता है। There will be potential difference between the 2 points of the wire A and B, इस तरीके से। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय बैटरी और सेल। Potential difference in circuit is generated by with the help of बैटरी और सेल, बैटरी या सेल की सहायता से। इस तरीके से देखो, अगर इतना ही दे रखा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को, लेकिन अगर इससे ज्यादा संख्या दे रखी है, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, कितना भी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सेल है और ये बैटरी है। काम क्या है, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना ताकि करंट फ्लो कर सके, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल किसे शो करता है, हाई पोटेंशियल को, और नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल को। दोनों के बीच डिफरेंस और करंट फ्लो कर रहा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच। अब ये टोटल कितना करंट फ्लो करता है, ये हम यहां से पता लगाते हैं ओम के नियम के साथ। और अगर उससे पहले आप जानना चाहो डिवाइसेस के बारे में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड डिवाइसेस के बारे में अगर आप जानना चाहो तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए करंट के लिए हम यूज करते हैं एमीटर, और अगर करंट की जगह आपको लिख के दे रहा है स्मॉल करंट, करंट की जगह लिख के दे रहा है आपको स्मॉल करंट, तो यहां हम यूज करते हैं, स्मॉल करंट के केस में हम क्या यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर। या एमीटर और या गैल्वेनोमीटर, इस तरीके से हम यूज करेंगे। ध्यान दीजिए कि करंट चाहे शॉर्ट हो चाहे कोई भी हो, इनका जब यूज करेंगे तो इन्हें किस में कंबाइन करेंगे, सीरीज के अंदर कंबाइन करेंगे, श्रेणी क्रम में इन्हें जोड़ा जाएगा। वही हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या दो ऑप्शन है अपने पास, एक आएगा पोटेंशियोमीटर और दूसरा आएगा अपने पास वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या मेजर कर सकता है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी वोल्टेज, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दिया जाता है वोल्टेज।
और वोल्ट मीटर सिर्फ क्या मेजर कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज मेजर कर सकता है। सर ये ईएमएफ कौन सी नई बीमारी है? ईएमएफ आप याद रख सकते हो, फुल फॉर्म तो है इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका यूनिट भी रहता है वोल्ट। ईएमएफ का यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट। तो ईएमएफ क्या है कि अगर अपने पास बैटरी कनेक्ट नहीं की गई है, अपने पास बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो उसके बाद आपसे जो पूछा जाता है कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच भाई कुछ ना कुछ बाहर से हीट मिली, उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच जो अपना जो पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा, जैसे VA VB, ओपन सर्किट के अंदर, ओपन सर्किट के अंदर वो क्या कहलाएगा, EMF। अब यहां से एक चीज और देखो, इलेक्ट्रॉन इतने रेंडमली मूव करते हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनर ने, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0। कंडक्टर के केस के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब यहां से एक चीज और आपके पास निकल के आ रही है, इन दोनों को कंबाइन किस में करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समानांतर क्रम में, आपको नहीं छोड़ना। तो ये था अपना करंट पोटेंशियल। अब दोनों के बीच रिलेशन निकालते हैं। देखिए रिलेशन कैसे निकालेंगे हम, वो पता लगता है हमें ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ, इट स्टेट दैट द फ्लो ऑफ करंट in a conductor is directly proportional to, किसके ऊपर बेस्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज विभवांतर बिटवीन टू एंड्स, दो सिरों के बीच, किसके, सुचालक के, यानी कि ये कहना चाह रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, I के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, I के। तो यहां से अपने पास रिलेशन क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR, और ये जो R आया है ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक हम रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। ये R क्या आ गया अपने पास, रेजिस्टेंस आ गया। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इज इक्वल टू IR। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसे चलता है, ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो इन दोनों का जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो चाहे स्लोप बोलो, वो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। क्योंकि स्लोप में क्या निकालते हैं हम, A/B यानी कि V/I, ये रहता है स्लोप। तो इनका स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस। और ओम्स लॉ की एप्लीकेशन अगर मैं बात करूं, तो इसे ओनली कंडक्टर अप्लाई करते हैं, ओनली कंडक्टर इसे फॉलो करते हैं,
वो भी एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ टेम्परेचर तक, अगर उससे ज्यादा लिमिट चली जाएगी तो ये भी फॉलो नहीं करेंगे। और ये जो कंडक्टर इसे फॉलो करते हैं उन्हें नाम दिया जाता है ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर। जो सेमी कंडक्टर होते हैं वो डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, तो उन्हें नॉन ओहमिक कंडक्टर का नाम दिया जाता है। सेमी कंडक्टर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, इसीलिए उन्हें क्या नाम दिया जाता है, नॉन ओहमिक कंडक्टर। ये नाम दिया जाता है। तो ये था अपना ओम्स लॉ, किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या रिलेशन है, इस तरीके से आपको यहां से